जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज एक ऐसा टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ जो कि हर घर में बहुत कॉमन है। एक ऐसी समस्या जो कहीं ना कहीं आपके मॉम डैड या खुद आपको जरूर हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ शोल्डर पेन की एंड इस बारे में बात करने के लिए बुलाती हूँ डॉक्टर कमल बचानी को, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। पिछले 24 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और एज अ डायरेक्टर ये एओ स्पेशलिटी सेंटर में काम करते हैं, जो कि लोकेटेड है मालवीय नगर, दिल्ली में। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। Good to know that GE Money is taking initiative basically to spread the knowledge about shoulder disorders. Thank you very much for inviting me. बिल्कुल। तो सर, जैसे कि मैं कह रही थी, शोल्डर पेन, कंधों का दर्द हम सबके घर में एक तो बहुत कॉमन है और अक्सर ऐसा होता है कि एज के बाद ये दर्द शुरू हो जाता है। सर, सबसे पहले आप मुझे सरल भाषा में बताइए कि शोल्डर पेन आखिर क्या होता है और कितने टाइप का होता है ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज पेन जो है एक तरह का सिम्टम है, तो इट इज नॉट ए डिजीज एज सच। और इट इज शोल्डर पेन के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गलत ढंग से ट्रीटमेंट अगर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में किसी जॉइंट का होता है तो शोल्डर का, जो हमने ऑब्जर्व किया है। एंड सिर्फ कई बार हमने देखा इवन ट्रेन्ड डॉक्टर्स इसको गलत ढंग से ट्रीट कर पाते हैं। वजह क्या है कि डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाता, स्पेशली शोल्डर में। लेटली पिछले कुछ दशकों से इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। आप देखें, अक्सर शोल्डर पेन को बिना जांच पड़ताल किए उसको फ्रोजन शोल्डर बोल दिया जाता है और सारी ट्रीटमेंट फिर उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आधे से ज्यादा पेशेंट ठीक नहीं हो पाते क्योंकि डायग्नोसिस ही गलत है। तो एक तरह से जानना जरूरी है। एक दूसरी, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। शोल्डर पेन एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं होता। शोल्डर पेन कैन बच्चों में हो सकता है, एडल्ट पॉपुलेशन में हो सकता है, एल्डरली एज ग्रुप में हो सकता है। इट अफेक्ट्स ऑल द एज ग्रुप। कीपिंग दैट इन माइंड, 3-4 वजहों से शोल्डर पेन प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यंग एज में इंस्टेबिलिटी, जैसे अक्सर कंधे का उतरना या अनस्टेबल होना, दैट इज ज्यादा कॉमन है यंगर एज ग्रुप में, स्पेशली एथलेटिक पॉपुलेशन में, स्पोर्टिंग पॉपुलेशन में और नॉन एथलेटिक पॉपुलेशन में भी। सो ऐसा नहीं है कि उनमें, बट 100 में से अगर यंग एज में तो ज्यादा फोकस उस तरफ जाना आवश्यक है। तो इंस्टेबिलिटी, दिस थिंग। और या फिर सरल भाषा में इट कैन बी सिंपल इम्पिंजमेंट। अगेन, इम्पिंजमेंट कैन अफेक्ट यंगर पॉपुलेशन एज वेल एज द मिडिल एज पॉपुलेशन। लेट पॉपुलेशन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ज्यादातर शोल्डर पेन के वजह जो आती है सामने, वो होती है स्टिफ शोल्डर। स्टिफ शोल्डर में मतलब अकड़न जोड़ का सिर्फ दर्द ही नहीं, साथ में अकड़न भी रहेगी, मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। जिसको एक स्टिफ शोल्डर का एक पार्ट है फ्रोजन शोल्डर। हालांकि फ्रोजन शोल्डर टर्मिनोलॉजी गलत है। वी डोंट कॉल इट फ्रोजन शोल्डर, वी कॉल इट प्राइमरी स्टिफ शोल्डर। सेकेंडरी स्टिफ शोल्डर की वजह होती है जैसे रोटेटर कफ टीएन, स्लैप लीजन और बहुत सारी अलग अलग वजह होती है। चौथा डिसऑर्डर आता है फर्दर, और अगर आप एज में आगे प्रोग्रेस करो तो आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर, जो हमेशा यूजुअली सेकेंडरी होती है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर इतना कॉमन नहीं है, जैसे नी में बहुत कॉमन है लेकिन शोल्डर में अनकॉमन। तो आप शोल्डर पेन को अलग अलग डिसऑर्डर्स के साथ आप सकते हैं, सभी तरह के एज ग्रुप। आई होप मेरे आंसर सेटिस्फाई। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि शोल्डर पेन कितने टाइप का होता है, किस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने अक्सर देखी है, जब भी किसी को सपोज शोल्डर पेन शुरू होता है तो कई बार वो हीटिंग पैड, कूलिंग पैड, इस तरह के पैड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, मसाजेस में भी लेते हैं,
सर वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट होता है जब हमें गूगल नहीं करना चाहिए बल्कि स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन लेनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आवश्यक है इस बारे में जानना। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, शोल्डर पेन बेसिकली सबसे ज्यादा गलत ढंग से ट्रीट किया जाता है। सबसे किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है प्रॉपर डायग्नोसिस हो। अगर आपकी डायग्नोसिस गलत है, आपका ट्रीटमेंट भी गलत है। तो सबसे आवश्यक है कि उसकी डायग्नोसिस करेक्ट करना। पेन बॉडी का एक तरह से डिफेंसिव होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर पार्ट पेनफुल है, स्टिफ है, डिस्कम्फर्ट है, तो ये बॉडी बेसिकली आपको कम्युनिकेट कर रही है कि उसके डिफेंस सिस्टम्स आर गॉन, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। और अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो उस केस में आपके परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ऑर्थोपेडिक्स में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी हम पेशेंट को हमारे पास आता है, हम बेसिकली उसको 100% रिवर्स कर सकते हैं। कई बार जब डैमेज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो 100% रिजल्ट देना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका पेन डिस्कम्फर्ट परसिस्ट कर रहा है, उसको नजरअंदाज मत करिए। देयर आर बहुत सारे तरीके हैं आपको राइट कंसल्टेशन करने के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज करिए, गेट ए प्रॉपर शोल्डर सर्जन टू कंसल्ट। कई बार शोल्डर पेन कैन दूसरे अंगों से भी आ सकता है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन का पेन शोल्डर में जा रहा है, आप सिर्फ शोल्डर पे फोकस कर रहे हैं, रेडिएटिंग पेन वहां से आ रहा है, डायग्नोसिस गलत है, तो इलाज कैसे हो पाएगा? सिर्फ नीम हकीम की तरह से इलाज करने से तो नुकसान मरीज का ही होगा। सो आई थिंक it conveys the whole thing. It's very essential to get it properly diagnosed and treated. अच्छा सर, शोल्डर पेन के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो पहला तो आई एम श्योर पेन होता है, उसके अलावा क्या स्वेलिंग भी होती है या फिर रेडनेस, फीवर कुछ ऐसा भी है, या पेन अपने आप में बहुत बड़ा सिम्टम हो जाता है? जैसे पैथोलॉजी मैंने बताया आपको, पेन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम। सबसे कॉमन सिम्टम यही है ना। जैसे मैंने बोला इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी मतलब शोल्डर का अपने जोड़ से निकल जाए, तो दैट मीन्स पर्सन को रहेगा कि उसका शोल्डर अनस्टेबल है, निकल सकता है कभी भी। तो उसको डर बैठा रहेगा जब भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में, अक्सर हाथ ऊपर उठाने में, जैसे क्रिकेटिंग पोजीशन में जैसे बॉलिंग करते हैं, उस पोजीशन में निकलने का डर रहता है। रात को सोते वक्त हाथ सिर के ऊपर गया, नींद में निकल गया, तो एक ये सिम्टम हो गया इंस्टेबिलिटी। एप्रीहेंशन रहेगा पेशेंट का कि कभी भी उसका हाथ निकल सकता है। मोटरसाइकिल स्टैंड से उतारा है, सडनली शोल्डर निकल गया, ये एक मेजर सिम्टम हो गया। अगर उसको इम्पिंजमेंट है तो पेन के साथ डिस्कम्फर्ट पर्टिकुलर मोशंस में रहेगा। देयर में भी क्रैकलिंग साउंड में भी देयर में भी स्वेलिंग, पेन, इन्फेक्शन वगैरह है। देयर विल बी रेडनेस विल बी देयर, वार्मथ विल बी देयर, गर्माहट रहेगी, रेडनेस रहेगी, फीवर भी रहेगा। अगर उसको स्टिफनेस बिकॉज ऑफ जैसे स्टिफ शोल्डर है, मसल्स उसकी वेस्टेज होगी, दैट मीन्स शोल्डर पतला पड़ना शुरू हो जाएगा। कंधे के आसपास दूसरे कंधे से कंपेयर करोगे, मांसपेशियां पतली पड़नी शुरू हो जाएगी। रेस्ट पेन रहेगा, रात को दर्द रहेगा, सोने से पहले दर्द रहेगा, नींद जैसे ही वो बेड पे जाएगा उसको कराना शुरू कर देता है पेशेंट। यूजुअल ट्रीटमेंट से भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कंधा जाम हो जाएगा, आर्थराइटिस, मूवमेंट उसके करने कंघी नहीं कर पाएगा, लेडीज के लिए पीछे कपड़े बंद करना मुश्किल हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ symptoms can be, there can be varied symptoms. Numbness can be there even in the fingers and so on. ओके। अच्छा सर, एक चीज ये भी बताइए, आपकी ट्रीटमेंट के लिए शोल्डर पेन की अगर मैं बात करूं, क्या ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है, पेन किलर्स या फिर फिजियोथेरेपी का भी इसमें रोल है? क्या उससे रिलीफ मिलता है? Definitely, medicines, it's a team effort. Orthopedic surgeon is one part of it, and there are other modalities. 100 में से अगर 100% पेशेंट में शोल्डर के देखता हूँ तो सर्जिकल रोल केवल 20% लोगों में होते हैं। 80% लोगों को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं।
लेकिन अगेन मैं दोबारा से अगर एक मैसेज लेके जाना चाहते हैं इस आज के सेशन से, तो एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है करेक्ट डिसऑर्डर्स डायग्नोस करना। बिना करेक्ट डायग्नोसिस के चाहे आप पेन किलर मेडिसिन खाएं, चाहे फिजियोथेरेपी करें, नहीं काम बनेगा। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हम फिजियोथेरेपी करा रहे हैं और आपने डॉक्टर साहब हमें देखा, आपने भी फिजियोथेरेपी लिखी, तो फर्क क्या हुआ? फर्क यह है, जब तक आपको पता ही नहीं है फिजियोथेरेपी में करना क्या है, इट इज नॉट द मशीन्स दैट आर इम्पोर्टेंट, द पर्सन बिहाइंड द मशीन, व्हाट ही हैज टू डू, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे महाभारत की फेमस कथा नहीं है, उसमें अभिमन्यु घुस तो गया था, सबको चलाना था, लेकिन उसको चक्रव्यूह नहीं तोड़ना आता था तो फंस गया। अर्जुन को आता था। सो सेम, कई बार मॉडलिटीज सेम रहेगी, कहाँ यूज करना है, कहाँ किसको यूज करना है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज करेक्ट डायग्नोसिस। बिना करेक्ट डायग्नोसिस के यू मे बी डूइंग ए जनरल ट्रीटमेंट एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग बेनिफिट यू विल एंड अप हार्म। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ए करेक्ट डायग्नोसिस एंड डोंट गेट पैनिक। जैसे मैंने बताया 80% से ज्यादातर मरीज बिना ऑपरेशन के ठीक होते हैं, और बाकी जो 20% में भी हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उसमें भी लगभग 80 to 90% पेशेंट्स को हम बिना चीरा फाड़ी के मे बी की होल सर्जरी से ऑपरेट करते हैं, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, एंड पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज सेम डे होम एंड रिकवरी कैन बी डिस्टिंक्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, किस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ पाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरा एग्जाम्पल देके महाभारत का समझाया। सो आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत कनेक्टिंग लगेगा। और सर, क्या ऐसा भी होता है कि अगर हमारे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, चलने फिरने का पोस्चर ठीक नहीं है, क्या उससे भी शोल्डर पेन हो सकता है? या फिर उससे भी डेफिनेटली होता है, और शोल्डर पेन के कारण भी पोस्चर खराब होता है। ओके। अक्सर जिन पेशेंट्स को शोल्डर पेन है, कॉमनली जैसे हमने देखा है मिडिल एज या लेट एज या अर्ली स्टेज, बिकॉज वो उस साइड पे सो ही नहीं पाते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रात को उनको ज्यादा दर्द होता है, yes. तो सबसे फर्स्ट कैजुअलिटी होती है उनका सोने का पोस्चर। वो उस साइड पे नहीं सोएंगे, टेढ़ा मेढ़ा सोएंगे, उसके कारण स्ट्रेन पड़ता है नेक पे या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है। खराब पोस्चर के कारण नेक रेडिएटिंग पेन कैन कम टू द शोल्डर, शोल्डर के कारण आपका पोस्चर खराब होता है, योर पेन ऑफ द अदर एरियाज लाइक सर्वाइकल एंड अदर एरियाज स्टार्ट वर्सनिंग। सो बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, एंड कई बार हमें शोल्डर से ज्यादा पेशेंट को फोकस रिमाइंड कराना होता है, दे हैव टू फोकस ऑन अदर एरियाज आल्सो। सो बोथ द थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो पेशेंट के लिए पेन है, उसके लिए चाहे शोल्डर से आए चाहे नेक से आए, उसके लिए पेन है। सो यू हैव टू समटाइम डू होलिस्टिक ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट ए ट्यूबुलर विजन कि आप सिर्फ एक जोड़ पे ही फोकस कर रहे हो। इवन दो यू आर ए शोल्डर एक्सपर्ट, बट यू हैव टू कीप अदर थिंग्स इन माइंड। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, and I also want to thank GE Money for spreading the knowledge among the patients so that वो ठीक treatment ले सके and they should be benefited. We welcome the initiative by GE Money. It's a pleasure. Well, जी मनी हेल्थ शो वो जरिया है जो आप लोगों को एक्सपर्ट्स, वेल नोन डॉक्टर से कनेक्ट करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस शो को लेके, या अगर आप किसी और बीमारी के बारे में कुछ डिस्कशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट शो में आऊंगी एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।